आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहला प्रयास फाउल रहने के बाद उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर देश गर्व महसूस कर रहा है और उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हमें गर्व कराया। भारतीय सेना बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा को बधाई देती है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता जीती। इसी के साथ नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और यह क्षण भारतीय खेल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने हाल ही में दिए अपने एक बयान में कहा कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त, इसलिए उन्होंने राज्य के विकास के लिए बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र में सभी को बताना चाहते हैं कि भले ही हम बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट वाले गठबंधन में हैं, लेकिन सभी जातियों और धर्मों के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्याज की कीमतें बढ़ी तो बहुत लोगों ने फोन किया। विपक्ष हमेशा गलत जानकारी देता है। मैंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से दिल्ली जाने को कहा। धनंजय दिल्ली गए और मदद का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदी। गौरतलब है कि अजीत पवार बीती 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि अजीत पवार इसे बगावत कहने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल होने को शरद पवार ने समर्थन नहीं दिया और इसके बाद से पार्टी में 2 गुट बने हुए हैं। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा आज शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। साथ ही धारा 144 भी लगाई गई है ताकि लोग एकत्रित न हो सके। वहीं सोहना टोल से नूंह की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की जाँच की जा रही है। गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि वो नूंह की तरफ ना जाएं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी लोगों से अपील की है कि वह अपने क्षेत्र के ही मंदिरों में जलाभिषेक करें। पुलिस प्रशासन नूंह में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जिले में सीमाओं को सील कर दिया गया और हरियाणा पुलिस के 675 अधिकारी व कर्मचारी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो 3 HAP की बटालियन लगाई गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान नूंह शहर में हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। पुलिस ने शहर में प्रवेश से पहले भी बैरिकेडिंग की हुई है। हर बैरिकेडिंग पर कैमरे से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान हर वाहन को रुकवाकर उसकी चेकिंग करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा नूंह जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए आज सोमवार को शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में पिछले महीने 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प की वजह से जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कल रविवार को दावा किया कि बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाले कुछ राजनीतिक दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के संपर्क में हैं। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें 38 दलों ने हिस्सा लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से कम 4 से 5 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं।
उनमें से कुछ की बहुत जल्द विपक्षी गुट इंडिया में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि कुछ 2024 चुनाव से पहले शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अगले महीने सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर है। इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन वहीं अब सवाल ये है कि इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कौन कर रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई। दरअसल जहां एक तरफ आपका दावा है कि कुछ को छोड़कर बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली सरकार ने फंडिंग की है, वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र के फंड से दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। बीजेपी ने तो आपको यहाँ तक चुनौती दी है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पैसा खर्च किया है तो वह इसका सबूत पेश करें। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की निगरानी में राजधानी में सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें पेड़ लगाना, दीवारों पर पेंटिंग, साइनेज और लाइट लगाना, तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली के सौंदर्यीकरण की फंडिंग को लेकर बहस तब शुरू हुई जब बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन से संबंधित जो भी विकास कार्य दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र की ओर से फंडिंग हो रही है। सचदेवा ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने अपनी घोषित योजनाओं पर काम किया होता तो G20 से पहले दिल्ली के बड़े बाजार चमक रहे होते। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कुछ योजनाओं को छोड़कर बाकी सभी के लिए दिल्ली सरकार ने फंडिंग की है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिर्फ NDMC और NHAI के प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कितनी आश्चर्य की बात है कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बीजेपी अपना बताकर क्रेडिट ले रही है। वहीं आपके इस बयान के बाद बहस और ज्यादा बढ़ गई और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं जिसकी फंडिंग उन्होंने की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री केंद्र सरकार के कामों को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी BRS पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस और ओवैसी की AIMIM को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ बीजेपी सत्ता में आएगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 4G पार्टी है, जिसका मतलब है 4 पीढ़ी की पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। BRS 2G पार्टी है, जिसका मतलब है 2 पीढ़ी की पार्टी, KCR और बाद में KTR। और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों से चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में ना तो 2G आएगी, ना 3G और ना ही 4G आएगी। इस बार यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी और इस बार यहाँ कमल की बारी है। शाह ने कहा कि KCR ने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के लोगों के सपनों को ओवैसी के साथ बैठकर चूर-चूर करने का काम किया है। KCR अब आने वाले दिनों में CM नहीं रहेंगे। इस बार प्रदेश में बीजेपी का CM बनेगा। गृह मंत्री ने BRS पर तंज कसते हुए आगे कहा कि KCR की पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। वह कार भद्राचलम तक जाती है, लेकिन वह राम मंदिर तक नहीं जाती, क्योंकि उस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में कल रविवार 27 अगस्त को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर NIA जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजुमदार ने लिखा कि मैं आपको पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में हाल ही में हुई विस्फोटकों की घटनाओं के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से लिख रहा हूँ। इन घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और यह जरूरी है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने आगे लिखा कि दत्तपुकुर में स्थानीय निवासियों ने बताया है कि रविवार के विस्फोट में कम से कम 6 से 7 लोगों की जान चली गई और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इन घटनाओं की भयावहता बेहद चिंताजनक है। इसमें शामिल किसी भी संभावित आपराधिक तत्व को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। NIA जांच की मांग करते हुए उन्होंने लिखा, स्थानीय निवासियों ने इन अवैध कारखानों के बारे में कई बार पुलिस को शिकायत दी है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे NIA को इन विस्फोटों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं, जिसमें किसी भी आतंकी संबंधित गतिविधियों की संभावना सहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।